नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव स्टडी पर। आज इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक या चैप्टर पढ़ेंगे जहां से हर एग्ज़ाम में हर बार निश्चित रूप से गारंटी के साथ प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो के जितने भी प्रश्न है आपको जब तक मेरिट लिस्ट आपका बन न जाए तब तक हर प्रश्न को आपको याद रखना है, चाहे वीडियो जितनी बार देखना पड़े। तो इस वीडियो में हम लोग संविधान, महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अनुसूची और सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप जानते हैं बेसिक नॉलेज, जो कि संविधान से जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछा जाता है, वो पहले उसको आपको ध्यान से नोट करना है, ठीक है। सभी अति महत्वपूर्ण बताएंगे, आपको याद रख लेना है, ठीक है। या तो आपको याद अगर नहीं रहे तो पहले एक बार कॉपी और पेन साथ में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न ये कि क्वेश्चन ये अगर आता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान पूछे तो किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर पूछे कि विश्व का प्रथम जो संविधान है जो यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये कब लागू हुआ था? तो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। 1789 से यहाँ रिलेट कर लेना एक और चीज़, क्या? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और ये जो दुनिया का सबसे पुराना संविधान है, लिखित संविधान, जो कि अमेरिका का है, वो 1789 में ही लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो अपने भारत का है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है, ठीक। भारत की संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जितने भी प्रश्न लिखाएंगे कतई जहर प्रश्न है, तो सभी आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो दिया था एम.एन. रॉय ने दिया था। याद रखना, क्या? एम.एन. रॉय, ठीक है। ये है क्या? संविधान सभा का पहली बार विचार किसने दिया। इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि भारत की संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सलाहकार कौन था? वो था बी.एन. राव, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपको, इसलिए याद कैसे रखना है। देखिए, विचार दिया था एम.एन. रॉय और संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो बी.एन. राव। इसको याद ऐसे रखना है। देखिए, विचार मन में करते हैं, मन में एम.एन. रॉय, मन में विचार करते हैं तो एम.एन. रॉय, ठीक है। अगर संवैधानिक सलाहकार पूछे तो बी.एन. राव, ठीक है। ये बी.एन. राव, इसका नाम है बेनेगल नरसिंह राव है। तो ये सलाहकार हो गया। और विचार जैसे पूछेगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, विचार मन में करते हैं तो एम.एन. रॉय, यहाँ से रिलेट कर लेना है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं कि भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुआ था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण यह है डेट, याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली के संविधान हॉल में ये पहली बैठक हुआ था। और संविधान अंगीकार कब किया गया था, है ना? भारतीय संविधान को अंगीकार या तो ग्रहण कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार या तो ग्रहण किया गया था। और ये जो दोनों डेट के बीच गैप है ना, ये दोनों डेट के बीच जो डिफरेंस है, यही वो समय है जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यही टाइम है जो कि पहली बैठक जो हुआ था और अंगीकार किया गया था। ये दोनों का जब डेट अंतर निकालिएगा तो वो आएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। तो ये 26 नवंबर को जो अंगीकार किया गया है, तो इसी डेट से एक प्रश्न आता है, क्या? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो आया है ये यहीं से आया है, क्योंकि संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा है? तो वह राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपसे कि संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? पहला अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों याद रखना है। पहला अस्थायी अध्यक्ष, ओ लगा है तो ये हो जाएंगे कौन? अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है।
अब आपको बताए थे क्या, संविधान की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अंतिम बैठक अगर पूछे तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान की अंतिम बैठक कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक है। अगर बात पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का पिता या जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर ही थे, ठीक। भीमराव अंबेडकर से 2 प्रश्न याद रखना है, भारतीय संविधान का जनक और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर ही थे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे क्या, सभी महत्वपूर्ण जो मतलब भाग है, अनुसूची है, अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। तो पहले चीज़ क्या याद रखना है आपको कि मूल संविधान में कितने भाग था, तो 22 भाग था। कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। और कितने अनुच्छेद थे, तो 395, ठीक है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, 395 वाला पूछा जाएगा कि मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद था, ठीक है, याद रखना है। और 22 भाग और 8 अनुसूची था। वर्तमान में अभी क्या पोजीशन है, तो वर्तमान में भारत के संविधान में कितना भाग है, तो 25 भाग है, ठीक। अनुसूची कितना हो गया, 12 अनुसूची है, और अनुच्छेद हो गया 448 प्लस है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है वर्तमान में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण भाग, यानी कि जो भाग है वो सभी भाग जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो सभी देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे मालूम, ये जैसे संघ और उसका क्षेत्र किस भाग में है, नागरिकता किस भाग में है, ठीक है, पहले ये देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या कि ये संविधान मतलब संघ और उसका क्षेत्र भाग 1 में है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, ताकि इसी वीडियो में आपको सारे एक जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं आपको याद भी हो जाए, ठीक है। देखिए वीडियो देखने का मतलब यही होता है कि आप चीज़ें सीख जाएं, आपको याद हो जाए। अगर याद ही ना हो, आपके काम ही ना आए, तो वीडियो देखने से क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो इसलिए याद हो जाए, ठीक है, इस हिसाब से आपको वीडियो मतलब इसमें आपको चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं, संघ और उसका क्षेत्र किस भाग में, तो भाग 1 में है। संघ और उसका क्षेत्र भाग 1 में। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता किस भाग में, तो भाग 2 में है। मौलिक अधिकार किस भाग में, तो भाग 3 में है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में, तो भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। भाग 5 में क्या है, तो संगठन से रिलेटेड है, यानी कि संघ से रिलेटेड है। इसमें आता है आपका कार्यकारी संसद, राष्ट्रपति द्वारा विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, ये सब भाग 5 के अंतर्गत आता है। भाग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी भाग 5 में ही आता है। भाग 6 में क्या है, राज्य से रिलेटेड, ठीक। भाग 5 में संघ, और भाग 6 में क्या है, तो राज्य से रिलेटेड है। जैसे इसमें राज्य से जनरल है, कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, ये सब भाग 6 में है। भाग 7 में क्या है, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्सित पहली अनुसूची के बी भाग वाले राज्य। तो याद ऐसे रख लेना है, देखिए 7वें संविधान संशोधन भाग 7, 7वें संविधान संशोधन से संबंधित भाग कौन सा है, तो भाग 7 है ना, 7, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश, कतई जहर प्रश्न है, याद रखना हमेशा। केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख अगर पूछे किस भाग में है, तो भाग 8 में है। केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है, ठीक है। तो और इसके बाद जो भाग है ये सब भी कतई जहर है प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। जैसे कि आपको बताए थे कि मूल संविधान में 22 भाग था, और अनुसूची 8 और अनुच्छेद कितना था, 395। तो कुछ भाग जो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश जो है ये भाग 8 में हो गया। पंचायत, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है। पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समितियां, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो याद रखना, पंचायती भाग 9 में है, और नगरपालिका भाग 9 के ए में है। पंचायत भाग 9 में, ठीक है, पंचायत भाग 9 में, और नगरपालिका भाग 9 के ए में है। सहकारी समितियां भाग 9 के बी में है। नेक्स्ट देखते हैं, भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में संघ और राज्यों के बीच संबंध,
ध्यान रखना यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब इसी तरह एक संघ से रिलेटेड और आता है, तो वो क्या है मालूम, देखिए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में है। ये क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं है भाग 14 में, लेकिन यहाँ पर क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भाग 11 में है। और बीत, संपत्ति, अनुबंध और सूट, ये किस भाग में, भाग 12 में है। ठीक है, तो बीत 12 ऐसे रिलेट कर लेना है। तो बीत, संपत्ति, अनुबंध और सूट, जो कि बाद विवाद होता है ना, बाद वो होता है सूट, वो भाग 12 में है। तो बीत, संपत्ति, ये भाग 12 में है। संपत्ति का अधिकार जैसे आ गया इसी में ना, भाग 12 में है। भारत के भीतर, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम किस अनुच्छेद, किस भाग में है, तो भाग 13 में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, ये ध्यान रखना है, व्यापार, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार जो है ये भाग 13 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। और संघ और राज्य के बीच संबंध जो था वो किस में था, तो भाग 11 में है ना। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है, और इसके अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में है। न्यायाधिकरण किस में है, तो न्यायाधिकरण भाग 14 का ए में है। चुनाव भाग 15 में है। देखिए सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ क्या अति महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में रिपीट होता रहता है, जैसे कि चुनाव हो गया, ये सब क्या कतई जहर प्रश्न है। चुनाव भाग 15 में मिलेगा। कुछ वर्गों में विशेष प्रावधान, ये भाग कितना है, 16 है। और आधिकारिक भाषा, ये सभी अति महत्वपूर्ण है। भाग आधिकारिक जो भाषा है, संघ की भाषा है, ये सब भाग 17 में आता है ना। 10, 5, 15, 2, 17। ठीक है, तो 17 भाग 17 में आता है ये सब भाषा, जो कि 8वीं अनुसूची में ये शामिल है 22 भाषा। ठीक है, वो अभी आपको डिटेल में बताएंगे। आपात उपबंध है ना, आपातकालीन प्रावधान जो है ये भाग किसमें, तो 18 में, भाग 18 में। आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में। विविध भाग 19 हो गया। संविधान का संशोधन भाग 20 हो गया। ये भी कतई जहर प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में, तो भाग 20 में है। और ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, भाग 21 और 22। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान भाग 21 में है। और संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन भाग 22 में है। ठीक है, अब एक बार इसको फिर से आपको रिकॉल करते हैं, फास्ट इसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र। क्वेश्चन अगर आ जाए कि संघ और उसका क्षेत्र किस भाग में, तो भाग में 1 में है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, मालूम ये भी आपको काम आ जाता है। जैसे कोई इसके बीच का अनुच्छेद आपसे पूछ दिया है, या तो इससे रिलेटेड संघ और उसके राज्य से पूछ दिया, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस समय ये काम आता है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, और नागरिकता है 5 से 11 तक है। आप जैसे नागरिकता के बारे में कुछ भी आया, तो अगर आप नहीं भी जानते, जैसी नागरिकता देखें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो रहेगा, आप मान के चलिए उसमें है अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 1 है, लेकिन आपको 5 से 11 के बीच जो रहेगा वो नागरिकता से संबंधित आप दिमाग में एक रहेगा, तो आप टिक कर सकते हैं। तो ऐसे भी याद, इसलिए इसको याद रखना है। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 का ए है ना। मौलिक कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 का ए। और संगठन जो है ये भाग 5 है, और अनुच्छेद 52 से 78 तक है। ये कार्यकारी संसद 79 से 122 है। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये वाला महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है CAG किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट है राज्य से रिलेटेड है, जनरल कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213 में है। हाई कोर्ट, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 214 में है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भाग 7 में है, ये 7वें संविधान संशोधन ये बता दिए। और केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 8 में है। केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 अनुच्छेद 239 से 42 तक है। ये उतना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये जितना महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि पंचायत किस अनुच्छेद तक है, तो ये 243 से 243 के ओ तक है, ठीक है। पंचायत भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। नगरपालिका भाग 9 के ए में है, अनुच्छेद 243 के पी से 243 जेड जी तक है ना। 243 पी से 243 जेड जी तक है नगरपालिका। सहकारी समितियां यह है अनुच्छेद 9 के ये भाग 9 के बी में अनुच्छेद 243 एच से 243 जेड टी तक है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। एक बार फिर समझिए, पंचायत का याद रखना है 243 का 243 से 243 ओ, नगरपालिका 243 के पी से जेड जी, और अनुच्छेद ये है सहकारी समितियाँ 243 एच से 243 जेड टी तक है। नेक्स्ट क्या है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है भाग 11 में है, ठीक है। नेक्स्ट है बीत, आपके बारे में बता दें, बीत है भाग 12 में है, और इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है, हाँ ये वाला है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये किस में आया था, भाग 12 में है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या, अनुच्छेद, ये याद रखना है। संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको हटा दिया गया है ना 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और पूछेगा किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। नेक्स्ट है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार भाग 13 है ना। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार भाग 13 है, अनुच्छेद 301 से 307 तक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक है। न्यायाधिकरण ये है भाग 14 का है, अनुच्छेद 300, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। चुनाव वाला ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चुनाव भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 324 ही डायरेक्ट आ जाएगा कि चुनाव किस अनुच्छेद में, तो चुनाव 24 ऐसे रिलेट करना है, अनुच्छेद 324 में है। और भाग क्या 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्या, लोकसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में। ये दो अनुच्छेद यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, ठीक। आधिकारिक भाषा की बात करें तो ये भाग 17 में है, आधिकारिक भाषा अनुच्छेद 343, ये भी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 343 और 344 तक है। संघ की भाषा क्षेत्रीय भाषा है, 345 से 347 तक है। नेक्स्ट देखते हैं आपात उपबंध, यहाँ से क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपात उपबंध भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 56 तक है, 352 से 360 तक है। आपको आगे अनुच्छेद वाले में डिटेल में इसको सब बताएंगे, ठीक है। और इसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस भाग में, भाग 20 अनुच्छेद 368, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है, और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे और भी। चलिए अब देखते हैं क्या, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत यानी कि कौन सी चीज़ें किस देश से लिया गया, ठीक है, ये देखते हैं। तो चलिए, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 108 के तहत, ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो यहाँ एक ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट होता है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका कनाडा से क्या लिया गया, संघीय प्रणाली, ये कनाडा से लिया गया है। संघीय प्रणाली के अंतर्गत ये सब आ जाएगा, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अपशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये कनाडा से लिया गया है। तो याद रखना है, संघीय प्रणाली पूछेगा किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। राज्य की नीति दिशक सिद्धांत जो है DPSP, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, ये इसमें महत्वपूर्ण है। DPSP आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से लिया गया, और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से, तो रूस से लिया गया है। और ब्रिटेन से जो है यूनाइटेड किंगडम से संसदीय सरकार,
कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन, ये सभी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। जो कि क्वेश्चन आपको याद रखना है, संसदीय सरकार ये पूछा जाता है, कानून का शासन पूछेगा, है ना। विधि का शासन किस देश से लिया गया, तो इंग्लैंड या तो यूनाइटेड किंगडम बोलिए। एकल नागरिकता पूछा जाता है, तो ये कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। रीट जो है ये भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ठीक। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य जो था वो रूस से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका से ही लिया गया, ठीक है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना ये भी लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो कि भाग 20 में था और अनुच्छेद 368 में था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये के आदर्श जो है ये कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है। तो एक बार फिर सरसरी निगाहों से देखते हैं कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघीय प्रणाली कनाडा से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, मौलिक कर्तव्य रूस से, कानून का शासन, एकल नागरिकता ये सब यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है, ठीक। अब देखते हैं अनुसूची कितने हैं। देखिए, बताए थे आपको वर्तमान में 25 भाग है, 12 अनुसूची है, 448 अनुच्छेद है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 अनुसूची में क्या क्या है। यहाँ से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी अनुसूची यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पहली अनुसूची में क्या है, देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची ये है पहली अनुसूची में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो सूची है ये है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि जो बड़े पद हैं, है ना, वो सभी पद के व्यक्ति जो हैं उसका वेतन का प्रावधान इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें क्या है, वेतन। दूसरा में अनुसूची में क्या है, वेतन। और तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में, यानी शपथ तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में क्या है, सीटों का आवंटन, है ना, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये चौथी अनुसूची में है। तो पहले ये 4 अनुसूची याद करते हैं, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे, याद करेंगे। तो 12 अनुसूची है टोटल, पहले 4 अनुसूची याद कर लेते हैं। इसको याद कैसे करना है, देखिए, यूँ समझिए कि आप कहीं जाते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है, जॉब की तलाश में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपको एरिया दिया जाता है, ठीक है। एरिया कोई भी क्षेत्र यहाँ का आपको यहाँ पे ड्यूटी करना है, तो वही है पहला क्या मिलेगा आपको, एरिया, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये पहले अनुसूची में एरिया मिल गया। जैसे एरिया जैसे मतलब आपको लगता है ना कि हाँ यहाँ ड्यूटी करना है, उसके बाद जैसे ड्यूटी की बात आती है तुरंत पहले दिमाग में आता है क्या, वेतन कितना मिलेगा, ठीक है। पहले वेतन बात करते हैं, वेतन जब डील हो जाती है, अच्छा आपको पसंद आ जाता है, तो तब फिर क्या करते हैं, तो फिर शपथ करते हैं ना, तो शपथ लेते हैं और फिर उसके बाद आप सीट ग्रहण कर लेते हैं, मतलब सीट पे बैठ जाते हैं, आप जॉब करने लगते हैं, ठीक है। तो ये चारों इसी तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो पहला में क्या, क्षेत्र, दूसरा में वेतन की बात की है, और तीसरा में क्या, शपथ ले लिए, और चौथे में क्या है, सीट का आपको दे दिया गया है, हाँ चलिए ये सीट पे ये आपका एरिया है, आप यहाँ पे जॉब करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चारों अनुसूची याद रखना है। पहला क्या, क्षेत्र, दूसरा शपथ, दूसरा क्या, वेतन, है ना, दूसरा वेतन, और तीसरा अनुसूची में क्या, शपथ, और चौथे में सीटों का आवंटन है। ये 4 अनुसूची हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय का प्रशासन एवं नियंत्रण 5वीं अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण 5वीं अनुसूची में है। और 6ठी अनुसूची में भी इसी तरह है, लेकिन इसमें क्या विशेष चीज़ें हैं कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान है।
इसमें कुछ विशेष राज्य इसमें दे दिया, ठीक है ना। SC/ST का जो है प्रशासन का प्रावधान ये 5वीं अनुसूची में है, लेकिन 6ठी अनुसूची में क्या है, खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए प्रावधान है, ठीक। तो 5वीं और 6ठी क्या हो गया, SC/ST से रिलेटेड हो गया, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना। आज पहले 4 को वो कर दिए और 5वां 6ठा SC/ST से रिलेटेड हो गया, मतलब जनजातीय क्षेत्र का हो गया। अब बात करते हैं 7वीं में क्या, संघ है ना। 7वीं संघ और राज्यों के बीच जो है शक्ति का बंटवारा जो है, तो शक्ति जो है 7वीं, ऐसे रेट करके याद रहेगा आपको, ठीक है। संघ और राज्य के बीच जो है शक्तियों 7वीं अनुसूची में है, शक्तियों 7वीं अनुसूची में है, जिसमें कि ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसमें आता है, 7वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कतई जहर प्रश्न है, याद रखना है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जो उल्लेख है ये किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। इसको उल्टा पुल्टा कर भी पूछा जाता है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख पूछ लिया जाएगा, तो 22 भाषाओं का। कभी पूछेगा 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ये 8वीं अनुसूची तक पहले क्लियर करते हैं, फिर जो देखिए अनुसूची क्या, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 जोड़ा गया, तो पहले 8 को ये निपटा लेते हैं, फिर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 अनुसूची को बता दिए। पहले 4 अनुसूची में क्या है, पहले में 4 में क्या है, जैसे कोई क्षेत्र पहला हो गया है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको क्षेत्र मिल गया, फिर वेतन है दूसरा में, तीसरा में शपथ है, चौथे में क्या है, चौथे में सीटों का आवंटन है, सीट मिल गया, 5वीं और 6ठी में क्या SC/ST है, 7वीं में क्या बताए थे, 7वीं में है संघ है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये शक्तियों का बंटवारा है 7वीं में। 8वीं में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और फिर 4 पढ़ेंगे। और 8वीं जो 22 भाषाओं का उल्लेख है ना, तो इसमें जो 22 भाषा है ना, इसमें मूल संविधान में 14 भाषा थी, ठीक है। बाद में 8 भाषा इसमें जोड़ा गया, और ये जो 8 भाषा जोड़ा गया ना, ये कतई जहर प्रश्न है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। जो 8 भाषा जोड़ा पूछेगा कि कब जोड़ा गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आपको मज़ा लगेगा, है ना, आंसर करने में। देखिए इसमें क्या है, जो 8 भाषा जोड़ा गया, तो पहला है सिंधी भाषा जोड़ा गया था 1967 में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधी कब जोड़ा गया, सिंधी भाषा को 67 में जोड़ा गया, इसको याद ऐसे रख लेना है, सिंधी 67, ठीक है। एक भाषा हो गया। अब देखिए 3 भाषा को जोड़ा गया था 1992 में, कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पर है ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, लेकिन याद करना है कैसे, देखिए नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा है, इसको याद रखना है। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ा गया था, 1992 में। 4 भाषा हो गया, एक सिंधी 67 और नमक हो गया 1992 में, और 4 भाषा और है जो कि टोटल 8 हो ना, 8 जोड़ा गया था। तो 4 भाषा कौन सा है, संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, ये जोड़ा गया था 2003 में, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। इसको याद कैसे रखना है, तो बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो 8 भाषा आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए सिंधी 67, नमक जो कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है 1900 कब जोड़ा गया था, 92 है ना, और बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें याद हो गया होगा। अब बात करते हैं जो 4 अनुसूची है जो बाद में जोड़ा गया था, वो कतई जहर प्रश्न है, बार बार रिपीट होते रहता है। वो है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, देखिए 9वीं अनुसूची में जो है ना, इसमें क्या भूमि सुधार संबंधी है ना, इसमें जैसे कि भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योगों से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल है। संपत्ति का अधिकार, अभी ये तो मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये क्या भूमि सुधार संबंधी है 9वीं अनुसूची में, ठीक। और 9वीं अनुसूची एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है यहाँ कि जो पहला भारत के संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था, वो संविधान में वो कौन सा था, तो यही था। पहले संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची ही जोड़ा गया था, जो कि 1951 में हुआ था, और ये भूमि सुधार संबंधी से संबंधित है ये, ठीक है। ये 9वीं अनुसूची हो गया। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं में है दल बदल, 10वीं दल बदल, ऐसे याद रख लेना, 10वीं दल बदल। तो इसमें क्या है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 प्रश्न आ जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 10वीं में है, ठीक। एक हो गया कि दल बदल जो है ये जो प्रावधान ये लागू ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत हुआ, 1985 में हुआ था। ये सभी भी पूछा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसलिए याद रखना है। 10वीं अनुसूची जो है
ये दल बदल से, और 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक, ये याद रखना है। तो 9वीं 10वीं हो गया, 9वीं भूमि सुधार, 10वीं हो गया दल बदल। अब 11वीं और 12वीं याद रखना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको भी ये मालूम है कि महत्वपूर्ण है। कैसे? ये पंचायती राज है और 12वीं में नगर पालिका है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका, यानी कि लास्ट का दो अनुसूची है 11वीं और 12वीं में, उसमें क्या क्या है? पंचायती राज और नगर पालिका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। और यहाँ से एक चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत, और 74वां संविधान के संशोधन के तहत नगर पालिका है ना, नगर निगम के प्रावधान। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और पंचायती राज भाग 9 में है और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है। एक बार अनुसूची एक बार आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, 12 अनुसूची जो है ये वाला। तो पहली अनुसूची आपको बता दिए थे क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है। और पहली दूसरी में क्या? वेतन। तीसरी में शपथ है। चौथी में सीटों का आवंटन है। 5वीं और 6ठी में क्या? SC ST से रिलेटेड है। 7वीं में क्या है? संघ और संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, यानी शक्ति का बंटवारा 7वीं। 8वीं में क्या? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और बच गया क्या? 4 को लास्ट वाला कौन कौन सा? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो 9वीं में भूमि सुधार संबंधी है, जो कि आपको पहला संविधान संशोधन भी हुआ था 1951 में, जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत और 12वीं में है नगर पालिका। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको याद हो गया होगा। और इसको याद तब तक रखना है जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए। ठीक है, इन्हें की वीडियो देखें फिर भुला गए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जब तक आपका मेरिट, जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना चाहिए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े और आप मेरिट लिस्ट में एक्सेलेंट कर जाएं और ये खुशी हो आपको कि आप आंसर करके आएँ वहाँ से, तो मज़ा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद से लगातार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए अनुच्छेद आपको जो अति महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन आता है गारंटी के साथ आएगा, वो सारे अनुच्छेद यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला अनुच्छेद से शुरू करते हैं। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में है। एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और निर्माण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 में है। ठीक, और अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। तो 12 से 35 के बीच जो भी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो सभी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर है विधि के समक्ष समानता, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो इसमें रोजगार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में है। सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है? वो अस्पृश्यता का अंत, कितनी बार पूछा गया गिनती नहीं है। अस्पृश्यता का अंत हमेशा पूछा जाता है, पढ़ते पढ़ते आपको इजी भी लगने लगा होगा, आपको याद भी हो गया होगा। ओ अस्पृश्यता 17, ओ अस्पृश्यता 17, ओ अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। और 18 तक हो गया। अनुच्छेद 19 का 1 या को में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 को में प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है ना। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण पूछे तो अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यही वो अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी ये अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 21 है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? ये वाला, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, वो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 21 के को में है। देखिए, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन अनुच्छेद 21 के को में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 23 और 24 कतई जहर प्रश्न है, तो इसको याद कैसे रखना है? देखिए, 23-24 में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है अनुच्छेद 23 में। और
खानों और दुकानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रोजगार पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 24 में है। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रहे, देखिए इसको ऐसे याद कीजिएगा। देखिए 14 वर्ष से कम जैसे आएगा 14 वर्ष से कम 24, 14 वर्ष से कम 24, 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध है काम करने पर, तो ये 24 ऐसे रेट करना है, 14 24, ठीक है। अब मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक हो गया अनुच्छेद 23 में, ठीक है। और यहाँ पर बीच में 1-2 अनुच्छेद और है जो कि आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कौन सा है, अगर पूछे कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 30 में है ना, 30, ठीक है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको बताए थे क्या, वो है अनुच्छेद 25 से 28 तक, ये भी ध्यान रखना है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, और अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, तो इसमें है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। और भाग 4 में है, लिया गया कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो 36 से 51 के बीच जो जो अनुच्छेद है, कतई जहर प्रश्न है, वो सब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वो सब आपको याद भी रखना है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद है वो देखिए। अनुच्छेद पहले स्टार्ट करते हैं 40 से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में। कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, याद रखना है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 में क्या है, तो काम करने का और शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, अनुच्छेद 41 में है, ठीक है। अनुच्छेद 42 में क्या है, तो काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान अनुच्छेद 42 में है। यह अनुच्छेद 42 क्या मालूम, ये है वो वाला चीज़, जैसे कि प्रसूति हित लाभ है, यानी कि जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला है और वो जॉब पर है तो उनको विशेष छुट्टी दिया जाता है, तो वो सब राहत जो दिया जाता है अनुच्छेद 42 में है। प्रसूति हित लाभ अनुच्छेद 42 में है। श्रमिकों के लिए वेतन अनुच्छेद 43 में है। और उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के ए में है। और सहकारी समितियों का बढ़ावा देना, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 के बी में है। कतई जहर प्रश्न है आपका ये वाला कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता याद ऐसे रख लेना है, समान नागरिक संहिता तो समान अंक वाला है ना, 4-4, ठीक, समान अंक वाला अनुच्छेद, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। और यहाँ से रेट ये भी कर सकते हैं कि जो अपने भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 ही है, ठीक है, तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। और ये समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला, ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन छांटने में आसानी होगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 में क्या है, तो सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, ये अनुच्छेद 45 में है। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा अनुच्छेद 46 में है, ठीक। एक बार फिर समझिए दोनों, सभी बालकों को 14 वर्ष से कम की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यह अनुच्छेद 45 में। और अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, ये अनुच्छेद 46 में है। नेक्स्ट है, राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 47 वही है जिसमें मादक पेय पदार्थों यानी कि कोई हानिकारक चीज़ आप जैसे कोई पेय पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगाता है राज्य, ठीक है, ये अनुच्छेद 47 में है। जैसे क्वेश्चन आता है कि पूछा जाए कि जो शराबबंदी लागू होता है, जैसे बिहार में भी शराबबंदी लागू है, वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य है ना शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 47 शराब से रिलेट कर लेना है, यानी कि
शराब 47, शराब 47, शराब 47, ठीक है, वही चीज़ें तो है यहाँ पर, ठीक है। ये जो स्वास्थ्य में सुधार यानी हानिकारक चीज़ों को प्रतिबंध लगाना, ये अनुच्छेद 47 में है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये अनुच्छेद 48 में है। और कतई जहर प्रश्न है ये वाला, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान, ये अनुच्छेद 49 में है ना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो गया, जैसे कोई मोनूमेंट हो गया, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये सब क्या है? या तो वस्तु स्थान हो, इसके संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 49 में है, ठीक। नेक्स्ट है कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये किस अनुच्छेद में है? ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखना है, सब बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है। अब यहीं पर कन्फ्यूजन वाला क्या है? अनुच्छेद 51 का को भी है, तो इसमें क्या है? इसमें मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के को में है। ये सब 51 तक था क्या? 36 से 51 था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब 51 के को में क्या? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भाग कितना में? 4 का ए में है, और अनुच्छेद 51 का को में है। और किस देश से लिया गया? तो रूस से लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 52, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रपति का पद है ना, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 है ना, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। और बात करते हैं क्या? अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में अगर बात कर लेते हैं अभी, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। और सीएजी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 63 में। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 69 में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न, ठीक है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ पूछा जाए तो ये है अनुच्छेद 69 है ना, 69 में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। अच्छा, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त होता है, वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 161 में है, ठीक। ये भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में। संसद का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में। इसको याद कैसे रख लेना? देखिए, संसद है, राज्यसभा है और लोकसभा है, इसका गठन किस में? अनुच्छेद 79, 80 और 81। एक शब्द याद रखना है, सरल। सरल से क्या हो जाएगा? संसद से अनुच्छेद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। तीनों अनुच्छेद लगातार है, 79, 80, 81। शब्द याद रखना है सरल, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद में? तो लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में है ना, 85 में भी है। 85 का अगर थोड़ा क्वेश्चन हार्ड पूछता है तो 85 का बी ध्यान रखना है ना, 85 के बी में लोकसभा का विघटन। नेक्स्ट है संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 108 में है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। यहाँ से 3 प्रश्न आता है, पूछेगा संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और लोकसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। वर्तमान में कौन है अभी? ओम बिड़ला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो यह है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना? देखिए, धन विधेयक हो गया 110। अब वित्तीय विवरण 12, वित्तीय 12 है ना, तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 129 में कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये है अनुच्छेद 129 में है। और किस अनुच्छेद के तहत पांडिचेरी की स्वतंत्रता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है? यह अनुच्छेद 136 में है ना। किस अनुच्छेद के तहत पांडिचेरी की स्वतंत्रता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है? अनुच्छेद 136 में है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने
किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति अनुच्छेद 137 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 में ये बातें कही गई है। अनुच्छेद 143 143। नेक्स्ट है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये अनुच्छेद 244 में है। अच्छा, भारत का संविधान का अनुच्छेद 251 किससे संबंधित है? तो ये राज्य और राज्य विधान संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता से निपटता है। संसद और राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता से निपटता है अनुच्छेद 251 के तहत भारत का संविधान। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वित्त आयोग ये है केंद्रीय वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 में। यही पूछे कि राज्य वित्त आयोग का गठन, तो वो है अनुच्छेद 243 के आई में, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर हिंदी में देगा तो 243 का झो देगा, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। वो चलता है ABCD इधर से चलेगा तो उधर से चलता है कोखो, है ना, तो उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 के आई में है राज्य वित्त आयोग का गठन है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? निर्वाचन 24। निर्वाचन आयोग का गठन है अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट है, SC ST का आरक्षण, ये कहाँ? लोकसभा में। लोकसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 332 में है। याद इसको कैसे रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, आपको ये दोनों अनुच्छेद ऑप्शन में रहेगा, 330 भी 332 भी, तो दिमाग में तखने आएगा कि अरे 330 होगा कि 320 होगा। तो इसको याद कैसे रखना है? देखिए, विधानसभा 32, विधानसभा 32 और लोकसभा में अनुच्छेद 330, तो इसे एक भी रिलेट कर लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होता, याद भी रहता है। तो विधान 32, तो विधानसभा में SC ST का आरक्षण है 332 में, और लोकसभा में अनुच्छेद 330 में है। संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा। और ये तो कतई जहर प्रश्न है ही, ये तीनों जो कि हमेशा एग्जाम में आते रहता है। आपातकाल का प्रावधान, ये अनुच्छेद 352 में है ना। आपातकाल, राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 में है, जो कि भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। सबसे पहली बार किस राज्य में लगा था? तो पंजाब में लगा था। और बिहार में अब तक 8 बार ये राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान ये अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय संकट का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। यानी कि वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है। और वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा? तो अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक। तो फिर समझिए, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। चलिए नेक्स्ट और है क्या? देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को उनके पद पर रहते हुए अदालती कार्यवाही से विशेष संरक्षण मिलता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 361 में। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्यपाल को पद पर रहते हुए अदालती कार्यवाही से विशेष संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 361 में। या तो राष्ट्रपति के बारे में पूछ ले या तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ ले। तो ध्यान रखना, जो बड़े पद पर है ना, उसमें क्या है, अदालती कार्यवाही से विशेष संरक्षण मिलता है। यानी कि उस पर पद पर रहते हुए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कुछ ऐसे पद हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, उपराष्ट्रपति, ये व्यवस्था किस में है? अनुच्छेद 361 में है। अनुच्छेद 368, ये क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपको बताए थे अनुच्छेद 368 भाग 20 और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्या है? अब लगता ख़त्म हो गया ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको महत्वपूर्ण सारी चीज़ें संविधान से रिलेटेड सभी चीज़ें होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।